हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, सीरीज का नंबर है अपने 2, उसके क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप देखोगे एसएससी और रेलवे के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो 3 से 4 बार पूछे गए वो करा रहा हूँ। ठीक है, आप ये देख सकते हो। ठीक है, जो आपके नेक्स्ट जो एग्जाम है 2026 के सभी एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या कर रखा है, आपको पहले क्वेश्चन बताया, फिर उससे रिलेटेड अदर इंपोर्टेंट फैक्टर बताऊंगा जो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट बन सकती है। ठीक है, जैसे करंट का क्वेश्चन बता देता हूँ, जो आपको अभी वो वुमेन प्रीमियर लीग हुई थी ना, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो उसके सारे जो टाइप बता देता हूँ कैसे कैसे किए थे। 2026 में उसका विनर कौन रहा था, ये क्वेश्चन था उसका। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, उसमें सारे टाइप कवर कर लिए। कौन सा संस्करण था, 13, तीसरा कौन संस्करण था। फर्स्ट में कौन सा जीता था, मुंबई इंडियंस जीती थी। सेकंड में आरसीबी जीती थी वापस, और थर्ड में कौन जीती, अपने मुंबई इंडियंस जीती थी। हर बार कौन हार रहा था, अपने दिल्ली कैपिटल्स। ये जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैंने सब बता दिया आपको। क्या पता अगर 2025 से 26 से 24 से आपको पता है कि एसएससी रेलवे का जो ट्रेंड है वो 1 या 2 साल पूरा 2-3 साल पुराना भी अगर करंट पूछ सकता है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन जो रिपीटेड की श्रेणी में वो इस वीडियो में मैंने आपको कराने का प्रयास किया है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, क्योंकि इसमें क्या हम वो ही क्वेश्चन लाए हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज में। अगर आपको एक भी क्वेश्चन बकवास लगे तो आपको वीडियो को जो इच्छा हो जो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वुमेन प्रीमियर लीग से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन था WPL 2025 का फाइनल किसने जीता था। तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता था। अगर और इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर देखेंगे हम, तो WPL का यह तीसरा संस्करण था। WPL के पहले सीजन 2023 की विजेता भी मुंबई इंडियंस थी और दूसरे सीजन 2024 की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसे आरसीबी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक कौन है। ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में भारत के वर्तमान नियंत्रण व महालेखा परीक्षक कौन है, तो इसका आंसर था श्री के संजय मूर्ति था। इन्होंने 21 अक्टूबर 2024 को अपना कार्यभार संभाला। ठीक है, अगर और इम्पोर्टेंट अगर फैक्ट देखोगे ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है और इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आप देखो, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष मान लो या 65 वर्ष मान लो, जो पहले हो जाए वो हो जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन बताया आपको ये 2 या 3 बार अलग अलग एग्जाम में हर बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की पूर्वी तट रेखा कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन से राज्यों से मिलती है। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन पूछा गया था, पूर्वी तट रेखा भारत के किन किन राज्यों को जोड़ती है, तो ये भारत के पूर्वी तट रेखा पर मुख्य तौर पर 4 राज्यों पर स्थित है, मतलब 4 राज्यों को जोड़ती है, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और एक तमिलनाडु हो गया। ठीक है, पूर्वी तट को स्थानीय रूप से उत्तरी सरकार ओडिशा या आंध्र सरकार और कोरोमंडल तट जैसे तमिलनाडु के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य एकमात्र गुजरात है, जो पश्चिमी तट की ओर स्थित है, और ये एकमात्र ऐसा राज्य है जो एक तो इंडिया से और एक अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा से अपनी साझा करता है पानी की बाउंड्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे जो क्वेश्चन बताया ना मैंने आपको, ये 2 या 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड की जो सीरीज चल रही है, इसमें अगर आप देखोगे कि कंप्लीट रिवीजन होता रहेगा आपका। ठीक है, तो एक किसान आंदोलन से जो इम्पोर्टेंट है पाइका विद्रोह, ये भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था, तो पाइका विद्रोह उड़ीसा में 1817 को हुआ था और इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था। अगर और इम्पोर्टेंट अगर फैक्ट देखोगे आप, तो यह ब्रिटिश इंडिया कंपनी के विरुद्ध एकमात्र एक सशस्त्र विद्रोह था। उड़ीसा सरकार ने केंद्र से मांग की थी कि इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया जाए। ठीक है, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट रख सकते हो आप, तो एक तो डेट हो गई और इससे रिलेटेड एक किससे रिलेटेड ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध किया गया था, एक ये भी, और इसे स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। ये तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, जिसे BRI कहते हैं। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस देश की BRI से हटने का फैसला किया है, तो उसने पनामा फरवरी 2025 में करने का फैसला लेता है, क्योंकि जो पुराने क्वेश्चन भी स्टैटिक जीके के पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर था सेकंड क्वेश्चन देख लो आप, मई 2025 में किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने BRI में शामिल होने की घोषणा की थी, तो इसे मैं कोलंबिया की थी। तो मैं आपको 2 या 3 जो भी क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं वो भी इस क्वेश्चन में ही बता दूंगा। ठीक है, और BRI को वन बेल्ट वन रोड, जिसे ये देख सकते हो इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है, जिसे चीन में 2013 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वेदांता कॉलेज से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें इसकी स्थापना डेट भी बता दी मैंने और उसका उद्देश्य भी बता रखा और किसने की थी, ठीक है। इस सभी क्वेश्चन मैंने इसमें बता रखे हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है सबसे 2 या 3 बार अलग अलग एग्जाम में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा, कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये राजा राम मोहन द्वारा 1825 में स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षण के साथ साथ पश्चिमी विज्ञान पाठ्यक्रमों को भी बढ़ाना है, ठीक है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है और भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। उन्होंने 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय से 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। एक तो इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत पिता कहा जाता है और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये 3 क्वेश्चन राजा राम मोहन राय से इंपोर्टेंट बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो जो संविधान संशोधन उनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो एक तो 44वां, एक 42वां और एक 97, ये तीनों तो मोस्ट इंपोर्टेंट श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था 97 संविधान संशोधन से क्वेश्चन था। तो प्रश्न पूछा गया था 97वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो इसके तहत भाग 11, भाग 9B जिसे सहकारी समिति इंग्लिश में कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं वो जोड़ा गया था। एक तो उसमें जोड़ा गया था और एक 43B, दोनों में इसमें भी वही जोड़ा गया था, ठीक है। और भी 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 2 जगह पे जोड़ा गया था, ठीक है। यह संशोधन 2011 में हुआ था। अनुच्छेद 43B राज्य के नीति निर्देशित तत्व जिसे डीपीएसयू का हिस्सा है, जो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन का बढ़ावा देता है, मतलब स्वयं की इच्छा से इसको बढ़ावा देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ पर समाज सुधारक से क्वेश्चन पूछा गया था। सोशल रिफॉर्म से सबसे जो आप देख रहे हो ना, विद्रोह और रिफॉर्म, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप कंप्लीट बढ़ के जाना, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में अंतरराज्यीय विवाह को कानूनी रूप से अनुमति किसने दी थी और पंडित रमाबाई या राजा राम मोहन राय द्वारा दी गई थी? ये क्वेश्चन रुकना, इसमें 2 क्वेश्चन मिक्स हो गए शायद, ठीक है। ये अनुमति किसने दी थी? तो ये पंडित रमाबाई और राजा राम मोहन राय ने दी थी, ठीक है। ये इसका आंसर है, लेकिन साथ में लिख दिया गलती से मैंने, ठीक है। पंडित रमाबाई ने इन्होंने स्वयं और एक गैर ब्राह्मण से विवाह किया था और अंतरराज्यीय विवाह को समर्थन किया था। राजा राम मोहन राय ने कैसे की थी? तो इन्होंने इस प्रकार की थी, किसी अलग जाति की महिला से विवाह करके इन्होंने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। और अगर इंपोर्टेंट फैक्ट अगर आप देखोगे तो राजा राम मोहन द्वारा इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्होंने मुख्य रूप से सती प्रथा के उन्मूलन 1829 के लिए कार्य किया और पंडित रमाबाई इन्होंने महिलाओं की शिक्षा और विधवाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज और शारदा सदन की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर विज्ञान से, मतलब कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जो कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट बन सकती है रेलवे के एग्जाम के लिए। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है? तो आप देखोगे कि इसमें सीपीयू का भाग भी बता दूंगा और उसमें किस डिवाइस को क्या कहा जाता है वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार उस टाइम जो ऑप्शन था उसमें देखोगे जो सीपीयू का भाग नहीं है, तो सीपीयू के मुख्य भाग पर कौन से होते हैं? एक तो ALU होता है जिसका मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक CU होता है इसका मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, और एक मेमोरी यूनिट होता है। तीनों सीपीयू के भाग होते हैं और सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन मतलब मस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक है। अगर इंपोर्टेंट फैक्ट में अगर देखोगे तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये गणितीय गणनाएं और तुलना करने में सहायता प्रदान करता है, जबकि कंट्रोल यूनिट ये कंप्यूटर के सभी भागों के बीच तालमेल बिठाने का कार्य करता है, मतलब बैलेंस शीट बनाने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो आर्ट एंड कल्चर से भी रेलवे और SSC के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इसमें देखोगे तो भारतीय वास्तुकला मतलब आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आप देखोगे कि आर्ट एंड कल्चर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फर्स्ट तो आप याद रख लो कि अगर आर्ट एंड कल्चर में एक तो मंदिर पढ़ लो, ठीक है, दूसरा डांस, और तीसरा आप उत्सव पढ़ लो, ठीक है। इनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अपने दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले सिद्धि जैसी आकृति अलंकृत प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? उसे गोटीपुरम या गोटीपुरम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दक्षिण भारतीय मंदिर निर्माण शैली को द्रविड़ शैली कहते हैं और ऊपर की जो शैली होती है उसे नॉर्दर्न शैली को अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह के ऊपर स्थित मीनार को विमान कहा जाता है, जबकि बाहरी प्रवेश द्वार को गोपुरम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप ये भी याद रख लो विमान किसको कहते हैं और गोपुरम किसको कहते हैं, ठीक है। अगर इसने बाहर ही पूछा है इसलिए उसको गोपुरम हुआ, लेकिन अगर आंतरिक गर्भ के पूछ लिया तो विमान होता है। दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, आप ये दोनों पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री से, जिसमें भी एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि 2 से 3 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। जिसमें आप देखोगे पहले तो इसमें किस शब्द को क्या कहा जाता है, और दूसरा जो बाहर के यात्री आए थे, एक तो वो क्वेश्चन बन सकता है, और दूसरा जो आंदोलन हुए थे वो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा, प्राचीन काल में भुक्ति शब्द का क्या अर्थ था? तो प्रशासनिक विभाग जैसे प्रांत और राज्य, इसका अर्थ ये होता था, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के दौरान साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया जाता था, जिसे भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति के जो राज्यपाल थे या प्रमुख थे को उपऋग के नाम से जाना जाता था, और भुक्ति को आगे जिलों में विभाजित किया जाता था, जिन्हें विषय कहा जाता था। मतलब जो राज्य स्टेट होते थे उसे क्या कहते हैं, उसे तो भुक्ति, और जब उसको जिले विले ऐसे कुछ अलग बांटते हैं तो उसे विषय के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो हमारे जो वापस कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब जो आप देखो रेलवे में 2, 3 से 4 क्वेश्चन आप देख लो कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा गया था वर्चुअल मेमोरी से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन था वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, ये देख लो आप, ठीक है। और ये इस कौन कौन ये एक तो स्थायी मेमोरी होती है, उसमें अस्थायी होती है, ये कौन सी मेमोरी में काम करता है और इसे किस नाम से जाना जाता है, ये भी है। और ये किसके लिए, ये सॉफ्टवेयर में काम में आता है, हार्डवेयर में काम करता है। ये 3 क्वेश्चन आप जो इंपोर्टेंट बन सकते हैं वो भी इस क्वेश्चन में बता देंगे हम, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी को प्राथमिक उद्देश्य मेमोरी को RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी को भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी में अधिक मेमोरी का उपयोग करने में सक्षम बनाना इसका उद्देश्य होता है। यह हार्ड डिस्क के एक हिस्से को अस्थायी RAM की तरह इस्तेमाल करता है, जिसे लॉजिकल मेमोरी यूनिट के नाम से जाना जाता है। यह बड़े सॉफ्टवेयर जैसे प्रोग्राम को चलाने में मदद करता है, और यह RAM के आकार से भी बड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे बेरोजगारी से क्वेश्चन पूछा गया था, तो पूछा गया था भारत में बेरोजगारी दर से क्वेश्चन था, ठीक है। भारत में बेरोजगारी दर की स्थिति क्या है और कितनी है, ये देख लो आप। तो अप्रैल 2025 में जारी किए गए पहले मासिक सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार भारत में मासिक बेरोजगारी दर 5.1% है। और अगर आप और एक्स्ट्रा जानकारी देखोगे तो आप देखोगे कि भारत में इसको कौन जारी करता है, तो आप देखोगे भारत में बेरोजगारी के आंकड़े मुख्य रूप से NSO जिसे कहते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ऑफिस कहते हैं, द्वारा जारी किया जाता है। और बेरोजगारी की दर की गणना किस आधार पर होती है, ये भी देख लो। एक तो कुल श्रम के आधार पर, जो बंदा काम करता है उसके श्रम के आधार पर, और बेरोजगार की व्यक्तियों की संख्या के आधार पर होता है। तो इसके बटे में डाला और इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था हमारा, वो मिशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो आप देख रहे हो जो एसएससी है, एसएससी के अंदर 1 साल पुरानी जगह आती है, तो ठीक है, 2 साल पुराने देख लो आप क्वेश्चन, 2024 के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इंपोर्टेंट बन सकता है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन था डेयरी मिशन से, नवंबर 2024 में डेयरी मिशन के तहत हर साल नवंबर महीने में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जिसे नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। यह दिवस भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध का देश है, जो सर्वाधिक मात्रा में दुग्ध का उत्पादन होता है भारत में होता है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो पॉलिटी से भी क्वेश्चन 3 से 4 रिपीटेड की श्रेणी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ये आर्टिकल 32 हो गया, इसमें 2 अंश होते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, तो वो होता है अपने 200, नहीं सुप्रीम कोर्ट तो 132 से करता है अपने, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 32 से करता है, जबकि जो हाई कोर्ट होता है ना वो 226 से करता है, सॉरी है ना, ये इंपोर्टेंट बन सकता है, ठीक है। ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसकी जो 5 रेट है उससे भी क्वेश्चन बन सकता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 में प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है, जिसका मतलब होता है कि अगर किसी को लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह राहत के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने की सुविधा होती है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिशन, उत्प्रेषण लेख और एक अधिकार पर्चा। इसका मतलब होता है अधिकार की जांच कर सकता है। अगर किसी बंदे को गिरफ्तार कर ले तो अपने जहाज की आवाज मांग सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे, ठीक है। क्योंकि ये जो 15 एपिसोड चलेंगे वो मोस्ट रिपीटेड श्रेणी वाले चलेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी क्वेश्चन है वो नहीं कराया जाएगा जो एक बार पूछा गया था, वो सभी क्वेश्चन है जो 2 से 3 बार अलग अलग शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं।
और आज जैसे मैंने अभी बताया आर्टिकल 32 है, तो मैंने आर्टिकल 32 से तो क्वेश्चन बताया, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी होती है, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा 226 वो भी बता दिया। इसमें 5 तरह की रीट आती है वो भी बता दिया। जो मैं क्या कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये भी रिपीटेड शेयर नहीं में, लेकिन अगर इससे नहीं पूछे, अगर अदर पूछे, अगर इससे रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन आपको मदद कर सकेंगे, ठीक है। इसलिए आप दोस्तों से शेयर करते हैं, क्योंकि इस सीरीज का मतलब ही है कि आपके एग्जाम में 5 से 6% इसी 15 सीरीज की 10-10 मिनट की सीरीज में आ सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाय।